स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। मैं मुजाहिदुल इस्लाम। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और साथ ही वादे और दावे का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में अभी हमारे साथ मौजूद हैं कटिहार के बरारी विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के टिकट से प्रत्याशी फारूक आलम जी। सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टेज। शुक्रिया। आप अपने सियासी सफ़र के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए अपना सियासी सफ़र के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम फारूक आलम है। मैं इस सिमरिया हाजी मेहरुल्ला टोला गाँव से हूँ। मैं अभी PhD कर रहा हूँ JNU से। ये मेरा दूसरा साल है। उससे पहले मैंने BA किया वहीं से, MA भी वहीं से किया, और उससे भी पहले जवाहर नवोदय विद्यालय कोलासी से मैंने मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई की। तो पॉलिटिकल जर्नी की जो बात है, सियासी सफ़र के बारे में, जब मैं 2013 में JNU में पहली बार गया था, BA में एडमिशन लिया था, तो JNU में दोनों चलता है, पढ़ाई भी और लड़ाई भी। तो जब हमने सीखा कि आखिर पढ़ाई के साथ लड़ाई क्यों ज़रूरत है, तो वहीं से ये सबक मुझे मिलने लगा कि ये लड़ाई अपनी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल राइट को, अपनी फंडामेंटल राइट को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि सियासी मैदान में उतरा जाए, और पढ़ाई के साथ साथ सियासी लड़ाई भी ज़रूरी है। तभी से ये लगभग 8वां साल है मेरा JNU में, और इस मैदान में चाहे वो फ़ी हाइक को लेकर हो, चाहे राइट टू एजुकेशन को लेके हो, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल को लेके हो, गरीब का मुद्दा हो, मज़दूर का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, या फिर आपने देखा होगा कि चाहे SC/ST का जो बिल था, SC/ST का एक्ट था, एट्रोसिटी एक्ट, उसको डाइल्यूट किया गया उस मामले में हो, चाहे रोहित वेमुला का केस हो, चाहे लास्ट ईयर NPR NRC CA को लेकर जो पूरे देश में आंदोलन चला, इन तमाम चीज़ों को लेके हम लोग सड़क पे हमेशा से उतरते आए हैं। सड़क पे इस सरकार की आँखों में आँख डाल के बोलना हम लोग का फितरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा जी। और चूँकि आप JNU से 2017 में कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग NSUI के मतलब प्रेसिडेंटियल कैंडिडेट रहे हैं JNU SU का, तो आप NSUI में थे, फिर जन अधिकार पार्टी में कैसे आना हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी से कोई नाराज़गी है? फिर देखिए, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि 2017 में जो मैं इलेक्शन लड़ा था, तो वो किसी पार्टी से नहीं लड़ा था, मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, निर्दलीय। तो उससे पहले 2013 से लेकर, लेकिन आप NSUI से आप एक्टिव नज़र आते हैं JNU में। मैं बता रहा हूँ आपको, 2013 से लेकर इलेक्शन लड़ने तक मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, एफिलिएटेड नहीं था। मैं एक्टिविज़म ज़रूर करता था, पॉलिटिकल एक्टिविज़म में हिस्सा लेता था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, ठीक है, बोलने में, दौड़ने में, नारा लगाने में, सब कुछ करने में, लेकिन कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बना। इलेक्शन लड़ा मैं इंडिपेंडेंट निर्दलीय इलेक्शन, उसके बाद तब उसके लगभग 5-6 महीने बाद मैं NSUI ज्वाइन किया था। और हाँ, ये जाहिर बात है कि मैं NSUI में अब तक था, लेकिन जन अधिकार पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैं उससे इस्तीफा दे चुका हूँ, और जन अधिकार पार्टी से अभी मुझे प्रत्याशी बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से नाराज़गी है या फिर जन अधिकार पार्टी आपने क्यों ज्वाइन किया? देखिए, नाराज़गी सच कुछ नहीं है, बस ये है कि हाँ, अगर मुझे बेहतर लगता है कि, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट राइट टू फ्रीडम, ठीक है, तो ये हमारा इख्तियार है कि हम किसको चुनें, ठीक है, हम किसको चुनें, हम किसके साथ चलें, ठीक है, किसको हम अपना नेता माने। तो बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, और जदयू और BJP का तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। हमने ये देखा कि पप्पू यादव का जो भूमिका है जवानों को लेकर, किसानों को लेकर, मज़दूरों को लेकर, गरीबों को लेकर, यहाँ इस बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के बीमार लोग उनके यहाँ जाते हैं, मैं कई बार उनके यहाँ घूमा, अपने बीमारी के लिए भी मैं उनके यहाँ पर पहुँचा था। तो उनकी तमाम कामों को देखते हुए, उनकी सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य को देखते हुए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं ये प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्लेटफॉर्म ख़राब है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है। और चूँकि आप अभी बरारी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ के जो मूलभूत समस्या आपको क्या नज़र आ रही है, और आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? देखिए, समस्या तो अनेक है। समस्या आप बरारी ही नहीं, पूरे बिहार में
अगर आप देखेंगे कि एक तरफ है एनडीए, ठीक है, जिसको कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये तो एकदम कम्प्लीटली नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई राइट टू डिसेंट का कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, एक महागठबंधन, आप महागठबंधन कहेंगे कि इसको उल्टा करके महाठगबंधन कहेंगे। लास्ट ईयर भी यही तो हुआ था, महागठबंधन। लेकिन कौवा के अगर पंख में मोर का पंख लगा देंगे तो वो मोर थोड़ा हो जाएगा। नीतीश जी को हमने अपनाया था, महागठबंधन में जगह दिया था, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के गोद में जाकर फिर बैठ गए। तो मुझे ना इस महाठगबंधन में विश्वास है और ना ही इस नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस में विश्वास है। बाकी जो समस्या की बात कर रहे हैं आप, समस्या देखिए ना, आप एनसीआरबी की रिपोर्टिंग देखिए, आप नीति आयोग की रिपोर्टिंग देखिए, आप क्या कहते हैं बिहार के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, आप बच्चों के एजुकेशन को देखिए। और हाल में अभी देखिए, जब चमकी के बुखार से बच्चे मर रहे थे तो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे देश इस रियासत के मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे ये तो सीजनल फीवर है, इससे तो बच्चे मरते हैं दिन दिन। ये कहने की जगह है। आप देखिए अभी कोरोना की वजह से कितने मजदूर, कितने किसान, कितने छात्र बाहर पड़ गए, फंस गए। आपने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्या ये इशूज़ नहीं है? यहाँ पर एजुकेशन के नाम पे, आंगनवाड़ी के नाम पे बच्चों को आप बच्चों को नून और रोटी मिल रहा है, ये समस्या नहीं है। सड़कों के नाम पे आप देखिए कि कह रहे हैं कि नल और जल, मेरे दरवाजे पे भी वो देखे ना, दिखाइए थोड़ा सा, नल लगा हुआ है, टंकी लगा हुआ है, खाली नल है, उसमें जल है ही नहीं। कितना चकाचक है, खाली वो नल है, जल है ही नहीं। तो नल और जल जैसे हरियाली जैसे चीज़ों को आप बोलकर आप विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो विकास कहाँ है? कहाँ है वो विकास? तो दिख नहीं रहा। पिछले 15 साल में आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा तो हुआ नहीं, करप्शन तो घटा नहीं, गरीबी में हम क्या कहते हैं, बिहार पूरे इंडिया में गरीबी में सबसे अव्वल दर्जे पे, क्राइम में हम 26 पोजीशन पे हैं। तो बिहार में अगर विकास होता तो दिखता तो। ये वैसा ही बात है कि जिस तरह से मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है, अब पता चला वो साथ है अंबानी अदानी का और कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। उसी तरह ये सुशासन बाबू कह तो रहे हैं विकास, दिखना भी तो चाहिए। अरे हमको नहीं दिखे, मैं अंधा हूँ, मुझे ना दिखे, किसी और को तो दिखे कि इस देश में, इस राज्य में, इस देश में कुछ भी विकास हुआ है। तो ये सब मुद्दाएं हैं, चाहे वो इस क्षेत्र में औरतों पे जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, औरतों पे जो देखिए अभी खास करके दहेज प्रथा चला हुआ है, इस पूरे देश में चला हुआ है। इसके खिलाफ सरकार तो कोई एक्शन नहीं ले रही है। कोई इसको इलीगल आप राइट बना दीजिए ना, आप इसको इलीगल लॉ पास कर दीजिए, कुछ ऐसा लॉ पास कर दीजिए जहाँ पर दहेज जैसे चीज़ों पे और ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं इस पे बंदिश लगे। आप तो ऐसा करते नहीं हैं। बच्चे कितना, यहाँ देखिए 20% बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर मिडिल स्कूल से पास आउट होकर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। 40% बच्चे ऐसे हैं हाई स्कूल तक पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उसको पता है कि फारूक जैसे लोग, बहुत जैसे लोग एमए करने के बाद PhD करने के बाद उनके पास जॉब नहीं है, ठीक है, वो पढ़े लिखे होने के बाद, इतना हायर एजुकेशन पाने के बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे हालात में क्या करेगा, लोग छोड़ देते हैं। और आप चूँकि पप्पू यादव फिर अगर चुनाव जीतने के बाद वो किन के साथ मिल करके सरकार बनाएंगी? एनडीए के साथ भी नहीं जाएंगे, गठबंधन के साथ भी नहीं जाएंगे, किन के साथ मिलकर सरकार बनेगी? देखिए हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। पप्पू यादव 1 सीट जीते, 2 सीट जीते, सरकार बनाए, लेकिन जो उनका वादा है, चाहे एक सिंगल सीट में भी अगर पप्पू यादव जीतते हैं, पूरे 243 में अगर एक सिंगल सीट भी जीतते हैं, तो उनका जो प्रतिज्ञा पत्र है कि 30 साल बनाम 3 साल, यानी जो हम बोले हैं वो करके दिखाएंगे। नहीं करेंगे तो हम इस्तीफ़ा देंगे राजनीतिक ज़िंदगी से। अच्छा, उन्होंने जब वो कटिहार आए थे तो बोले थे कि अगर आप मुझे 3 साल का मौका दिए, मैं पूरे सीमांचल को जन्नत बना दूंगा। तो ये जन्नत बनाने का मतलब, जन्नत की क्या परिभाषा है मतलब पप्पू यादव के नज़र में, या फिर वो किस तरीके से विकास करेंगे जन्नत बना? और बिहार को लेकर के बोले हैं 3 साल मुझे समय दीजिए तो एशिया के नंबर 1 पे लेकर आ जाएंगे बिहार को। तो इसका क्या रोड मैप है? देखिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप देखिए जिस तरह से पूरे सीमांचल में हर साल बाढ़ आता है, और उस बाढ़ का तबाही का ये आलम है कि किसान मजदूरों का जो पूरे साल में एक बार खेती करता है उसका खेत बह जाता है, फसलें ख़त्म हो जाती हैं, लोगों की जीविकाएं ख़त्म हो जाता है, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ है। इसके अलावा आप देखें कि सीमांचल में
यहाँ पर किसानों का ये हालत है कि यहाँ पर ना कोई एमएसपी की बात करता है, ना यहाँ पर जैसे अभी फार्मर्स बिल आया, ये फार्मर्स बिल आने से पहले ये बुरा हाल है ये हमारे सीमांचल का। ना नीतीश बाबू इसका बात करते हैं, ना क्या कहते हैं कोई दूसरा सरकार इससे पहले बात करती है। यहाँ की आप गरीबी देखिए, पूरे बिहार में सीमांचल सबसे पिछड़ा है। पप्पू यादव कैसे तो हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि पप्पू यादव बोले हैं जन्नत बनाने, अगर जन्नत हम नहीं भी बना पाए तो कम से कम जहन्नम तो नहीं रहने देंगे। ठीक है, यहाँ के एजुकेशन जहन्नम है, बिल्कुल जहन्नम है। आप जिस समाज में इतना बड़ा बड़ा बच्चा एजुकेशन ना हासिल कर पाए, उसके हाथ में खुरपी और पसली हो, उसके हाथ में क्या कहते हैं कलम के जगह उसके हाथ में कचुआ और घास काटने के लिए हंसुआ थमा दिया जाए, तो ये जहन्नम नहीं है। अगर आप प्रेमचंद क्या कहते हैं कि सबको एजुकेशन दो, फ्री में दो, मुफ्त में दो, ताकि वो देश की तरक्की में वो अपना योगदान दे सके। अगर आप सबको शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं सिटीजन से। तो अब जब जस्टिस नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप तो सबको जहन्नम में ही धकेले हुए हैं। आप यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कटिहार में कितना स्कूल है, हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय, बीएमपी हाई स्कूल है। यहाँ पर आपको पता है 400 लोगों का बैठने का सीट नहीं है, 4000 बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं। ये जहन्नम नहीं है, ये नर्क नहीं है। आप कटिहार सदर हॉस्पिटल में जाइए, हाँ 30 ठो बेड नहीं है, कम से कम 3000 मरीज डेली वहाँ जाते हैं। ये जहन्नम नहीं है। आप घर से महिलाओं को प्रेग्नेंट महिलाओं को डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है, रास्ते में एम्बुलेंस नहीं है, उनको साइकिल में बैठा कर ले जाना पड़ता है। ये जहन्नम नहीं है। सड़कें पर जहाँ पर क्या कहते हैं जहाँ आप पैदल नहीं चल सकते हैं, ऐसे सड़क हैं, ठीक है, इतना ख़राब बुरा हालत है। ये जहन्नम नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों में तो है ना नरक बना हुआ सीमांचल। तो ये उनकी बुराई है। तो आप कैसे मतलब एशिया के नंबर 1 पे आएंगे? मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए क्या रोड मैप है पूरे बिहार को लेकर के? जैसे हाँ देखिए, इसके लिए है सबसे पहला एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, जो हम एक्स MP साहब का ये प्रतिज्ञा पत्र है, ठीक है, आप उसको देखिए, पप्पू यादव जी का। उनका क्या है, हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। हम जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उसको हम क्या कहते हैं फैसिलिटेट करेंगे कि वो अच्छे से अच्छे तालीम उसको हासिल हो सके। इसके अलावा जितने फार्मर्स हैं जो आमदा हो जाते हैं आत्महत्या करने को, क्यों? उनकी मजबूरी है, उनका फसलें सही नहीं होता है, उनका खेत में फसल अच्छा नहीं होता है। अगर होता भी है तो उनको सही रेट नहीं मिलता है। अगर रेट इसलिए नहीं मिलता है कि हज़ार बीच में बिचौलिया और दलाल पड़ जाते हैं। उनकी स्थिति को ठीक करना है। मज़दूरों का पलायन करते क्यों करते हैं? आखिर मुझे समझ में नहीं आता है कि बिहार के ही लोग क्यों देश के हर एक कोने में मिलता है। कभी आपने सुना है कि गुजरात के लोग बिहार में आकर मजदूरी करता है? आपने सुना है कि केरला के लोग बिहार में आके मजदूरी करता है? अगर करता भी है तो वो थर्ड से इसमें है, प्राइमरी सेक्टर में नहीं, सेकेंडरी सेक्टर में, वो थर्ड सेक्टर में है। ठीक है, वो सर्विस सेक्टर में जॉब करते हैं। लेकिन बिहार के ही लोग क्यों जाके गुजरात में और दिल्ली में ईंटा ढोएगा? वहीं जाके क्यों बिल्डिंग का काम करेगा? साउथ में क्यों जाएगा? इसलिए जाता है क्योंकि आपने इस स्टेट का, बिहार के तमाम लोगों को ना सामाजिक विकास, उनका सामाजिक विकास क्या है, ना उनका राजनीतिक विकास क्या है, ना उसका आर्थिक विकास क्या है, उनको हर एतवार से आपने दबा के रखा है। बच्चों का तो छोड़िए एजुकेशन की बात, आप देखिए पूरे बिहार में 15 साल में 30 साल जोड़ लिए, 30 साल में 30 तो फैक्ट्री लगा पूरे बिहार में। ये एक फैक्ट्री का नाम गिना दीजिए कि पूरे बिहार में एक फैक्ट्री लगी है पूरे 15 साल में नीतीश बाबू का। एक बताइए कि कोई कारखाना खुला है, कोई कुटीर उद्योग खुला है? तो जब आप एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, आप कुटीर उद्योग को प्रमोट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर किसी को जॉब नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आप एजुकेशन सही से नहीं दे पाएंगे, तो नल और जल, कौन सी का नल जल, काहे को नल जल भाई? जिस नल में पानी ही ना हो, जिस नल में जल ही ना हो, वो नल और जल से क्या मतलब है? और सुशासन, किस चीज़ का सुशासन? कुशासन हो रहा है पूरा। आप ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश की, इस बिहार की जो समस्या है उसको आप एड्रेस करते हैं, ना चमकी बुखार के जब बच्चे मर रहे थे तब उनको आपने एड्रेस किया, ना बाहर इतना पड़े रहे बिहार के लोग। सबसे पहला कौन था अभी बताइए? बिहार के जो इतने बच्चे स्कूल में फंसे हुए थे, बाहर कोचिंग में फंसे हुए थे, मजदूर फंसे हुए, सबसे पहले आवाज़ कौन लगाया? सबसे पहला इंसान पप्पू यादव थे। वो निकल के बोले कि हमें इजाज़त दो, हम कोटा से अपने बच्चों को, तमाम जितने भी बच्चे कोचिंग गए उन तमाम बच्चों को हम यहाँ से बिहार वापस लाएंगे, हमें इजाज़त दो, हम जितने भी बाहर मजदूर फंसे हम उन लोगों को बिहार लाएंगे। कौन बोला था सबसे पहले? पटना में बाढ़, आपको पता होगा, नीतीश जी के गलियारे से पानी गुजर रहा था, वहाँ पर सबसे पहले एक छाती भर पानी में डूब डूब कर कौन राशन बांट रहा था, कौन लोगों से मिल रहा था, कौन पैसे बांट रहा था? लेकिन पप्पू यादव इतना काम कर रहे हैं और फिर अपने विधान मधेपुरा से हार क्यों जा रहे हैं? फिर देखिए, हारना और जीतना ये काम करना और सही नहीं करना,
आज अच्छे नेता और बुरे नेता ये बिल्कुल ये मैटर ही नहीं करता। आप बताइए ना, दिग्विजय सिंह को हरा दी वो साध्वी प्रज्ञा हरा दे रही है दिग्विजय सिंह को। आप समझ रहे हैं, ये देश की विडंबना है। ठीक, ये देश की विडंबना है। और इतना तो है, एक तो आरएसएस बीजेपी की ये चाल है, दूसरी बात ये है कि जो आरएसएस बीजेपी को छोड़कर जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ठीक है, दे आर सो कॉल्ड सेकुलर, दे आर नॉट एक्चुअल सेकुलर। अगर सेकुलर कहे होते लोकसभा में पप्पू यादव को जगह नहीं देते, उसमें गठबंधन में कन्हैया को जगह नहीं देते गठबंधन में, तो क्या होता? 10 सीट तो आता बिहार में। क्या आया? ठन गोपाल 1 सीट आया, वो भी किशनगंज से, वो भी क्या कहते हैं माइनॉरिटी था तो इज्जत बचा लिया महागठबंधन का। तो ये गठबंधन ही है, ठगबंधन है। दे आर वेरी मच अपॉर्चुनिस्ट, ठीक है, रियली सेइंग। और अभी आप बरारी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी करिए। यहाँ के जो विधायक हैं, इनके कामों को आप कैसे देखते हैं? मैं क्या देखूंगा, आप वहाँ के लोगों से पूछिए उनका काम। नज़र में मतलब उनको अगर रेटिंग देना हो तो उनके 5 रेटिंग में आप कितना रेटिंग दीजिएगा? इन लोगों को रेटिंग करके क्या फ़ायदा? ठीक है, इन लोगों को रेटिंग करने लायक ही नहीं है। रेटिंग उनका करेंगे ना जो थोड़ा सा तुलनात्मक तरीके से हम कुछ नंबर दे सके। इनको क्या ही देंगे? आप वहाँ के, मैं पूरा बरारी क्षेत्र घुमा हूँ, लोगों से यही पूछा हूँ कि क्या आपके सिटिंग एमएलए पूरे 5 साल के टेन्यूर में एक दिन भी आया आप लोगों के पास? बोला कभी नहीं आया। सड़कें जर्जर है, वहाँ का एजुकेशन हालत इतनी बुरी है, एनआरसी सीए एनपीआर जैसे हालात में लोग औरतें सड़क पे बैठी थी, वो कभी नहीं आए। मैं दिल्ली से आया, 5-6 प्रोग्राम बरारी में किया पूरे क्षेत्र में, वो तो कभी नहीं आए। तो आप किस बेसिस पे रेटिंग देंगे? 0 देने में मुझे शर्म आएगा, माइनस में देने में मैं दे नहीं सकता। इसीलिए रेटिंग की बात ही करना बेहतर नहीं है उसके लिए। आप जो जनता के बीच में जाएंगे तो चूँकि आप जेएनयू से पढ़े हुए हैं, मीडिया में भी आप लगातार आते रहते हैं, लोग जानते हैं आपको बाहर में, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच में आप कैसे आप एक पहचान बना पाएंगे? लोगों का जो दिल जीतने में कामयाब हो पाएंगे आप? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास ना क्या कहते हैं, दिल जीतने के लिए मेरे पास बहुत है, ठीक है, लेकिन आदमी वोट लाने के लिए, विधायक बनने के लिए, हाँ वो लेकिन मुझे आदमी को खरीदने के लिए कुछ नहीं है। मैं आदमी को खरीद नहीं सकता। मैं आदमी के दिल और दिमाग को मैं ज़रूर जीत सकता हूँ। इस तरह से जीत सकता हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ कि उनका हक क्या है, ठीक है, उनका क्या राइट है इस देश में, इस क्षेत्र में रह के उनका क्या क्या संविधान अधिकार है, उसको क्या क्या अधिकार उसको दिया है संविधान ने, और क्या उसको मिल रहा है, क्या उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उसकी लड़ाई लड़कर हम उसके दिल और दिमाग को हम जीत सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये ज़रूर है कि दिल और दिमाग को जीत के अगर आप राजनीतिक प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकते हैं तो आप बहुत हद तक उनकी भलाई आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में सामाजिक कार्य तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य तभी तक मुमकिन है जब तक कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प मिले, सहयोग मिले। क्योंकि मसलन अभी अगर इस क्षेत्र का प्रॉब्लम है कि सड़कें ठीक नहीं है, ठीक है, गटर से पानी निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे? सामाजिक कार्य करके क्या करेंगे? आप चंदा करेंगे? जेब से लगाएंगे? नहीं हो सकता है ना। तो आप क्या करेंगे? एमएलए के पास जाएंगे, एमपी के पास जाएंगे, मुखिया के पास जाएंगे कि हाँ भाई वहाँ का सड़कें या ख़राब है, आप उसको ठीक कीजिए, ठीक है, सड़कें ख़राब है, वहाँ फंड एलोकेट कीजिए। तो ये कब हो पाएगा? जब आपके पास राजनीतिक प्लेटफॉर्म तक पहुँच रहेगी। संविधान आप विधानसभा में अब कब अपनी बात रखेंगे? जब आपको पॉलिटिकल पावर मिलेगा, जब आपको मैंडेट मिलेगा, जब आप जीतेंगे, तभी तो आप जाके बोलेंगे आपके एरिया का क्या समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप बता तो सकते हैं कि समस्या क्या है, बता तो सकते हैं ना समस्या क्या है। तो इस तरीके से लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को एड्रेस करते हुए, उनकी तमाम ज़रूरतों को सुनते हुए, उनकी बातों को करते हुए हम दिल और दिमाग तो जीत ही सकते हैं। लेकिन हाँ, हम वो आदमी को हम खरीद नहीं सकते, वोट को हम खरीद नहीं सकते। और लेकिन एक चीज़ आपको पता होगा, जो वोट खरीद लेता है, जो आदमी देखिए, एक स्टूडेंट होने के कारण, ठीक है, एक PhD स्कॉलर हूँ और मैं जानता हूँ पढ़ाई की दुख गरीब बच्चे को किस तरह का समस्याओं से जूझना पड़ता है, किस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है एजुकेशन पाने के लिए, वो मैं बाखूबी जानता हूँ। जब मैं जेएनयू में गया था तो मेरे पास जो है ना, अगर नाश्ता कभी छूट जाता तो मेरे पास पैसे नहीं इतने होते थे कि मैं नाश्ता करूं अपने पैसे से। तो मैं इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, इसीलिए मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा एजुकेशन। मैं वो सर्वे करूंगा, मैं वो देखूंगा कि कितने बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल में उनका नाम लिखा हुआ नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं।
मैं ये भी करूँगा, उन बच्चों को रजिस्टर कराऊँगा पर सरकारी स्कूल में, और ये भी देखूँगा कि अगर बच्चे किसी कारणवश अपने आर्थिक माली हालात के ख़राब होने की वजह से अगर वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता है, वो अगर कोचिंग नहीं कर पाता है, तो मैं उस इलाके में, ठीक है, एक अच्छा सा एक कोचिंग भी खोलूँगा, ताकि तमाम वो बच्चे जो एजुकेशन से दूर रह जाते हैं अपनी माली हालात ख़राब होने की वजह से, उनको फ्री में कोचिंग मिले, अच्छी पढ़ाई का तालीम मिले। दूसरा जो सबसे पहला काम होगा, राजनीतिक डेवलपमेंट होना चाहिए। लोगों को अपने हक, लोगों को अपने अधिकार, लोगों को अपनी जो भी संवैधानिक अधिकार है, उन चीज़ों को जाने और उन चीज़ों को कैसे उसको मिले, ये हम लोगों में अवेयरनेस लाएंगे। जो तीसरी चीज़ है वो सामाजिक विकास। समाज में देखिए, समाज में ये उंगली जैसा है आज के समाज, 5 उंगली इस तरह बराबर नहीं है, समाज में भी लोग बराबर नहीं है, ठीक है। गरीब होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हाँ, और नेता अपना चमकता जा रहा है। तो ये जो सामाजिक डिफरेंस है, इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज़। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मोटेलिटी रेट है बच्चों का, वो कितना है, 1000 पे 62 है। तो आप बताइए कि इतना मोटेलिटी रेट हाई क्यों है? आज देश के आज़ाद होने के 74 साल बाद भी ये मोटेलिटी रेट घट सकता है कि नहीं घट सकता है? और केवल इन्फेंट ही नहीं मरते हैं, उनको डिलीवरी करते वक्त माताएं और बहनें भी अपनी जान गंवा देती हैं। तो हम प्रॉपर उस इलाके में एम्बुलेंस का फैसिलिटीज़ और उस इलाके में हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ा देंगे। चौथी चीज़ एजुकेशन हो गया। पाँचवीं चीज़ ये है कि पाँचवीं चीज़ में तमाम चीज़ें आ जाएंगी, चाहे आपका बिजली हो, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, रोडवे हो, या फिर जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे स्कूल हो, ये सब चीज़ों को एकदम लास्ट प्रायोरिटी में देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले एजुकेशन, हाँ, उसके बाद फिर पॉलिटिकल, फिर सोशल, फिर इकोनॉमिकल, फिर जो सोशल डिफरेंस है उसको ख़त्म करने के बाद उसके बाद 5वें में आएगा ये आपका बिजली हो, पानी हो, क्या कहते हैं, रोड हो, ये सब। लेकिन बिजली, पानी और जो सड़क है, ये पहले प्रायोरिटी में इसलिए मेरे ख्याल से होना चाहिए क्योंकि इनके वजह से ही लोग अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, दूसरे शहर से हो या फिर अच्छे लाइफस्टाइल बनेगा। देखिए, अगर बिजली रोड के अच्छे हो जाने से कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप एजुकेशन नहीं देंगे तो उसी चकाचक रोड में गाड़ी चलाते हुए लोग पटना चल जाएंगे काम करने, मजदूरी करने, शिक्षा लेने। तो आप ऐसा कीजिए ना कि लोगों को जाना ही ना पड़े, ठीक है। आप एजुकेशन दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको दीजिए। रोड तो बने, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा जो काम करने का प्रायोरिटी होगा, ठीक है, हम जिसको प्रायोरिटी देंगे। हम ये नहीं कर रहे कि हम रोड नहीं बनाएंगे, रोड अच्छा हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। किसी ने कहा था, याद आ रहा है आपको? मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा प्रायोरिटी ये होगा कि पहले एजुकेशन हो, फिर हेल्थ फैसिलिटी हो, फिर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक के कंडीशन के बारे में बात हो, उसके बाद फिर रोड पे भी बात हो, बिजली पे भी बात हो, सड़क पानी पे भी बात हो। और हम लोग अपने इंटरव्यू के लास्ट में एक 1 वर्ड थॉट करते हैं, इसमें मैं 5 लोगों का नाम बारी बारी से दूंगा और आपको एक सेंटेंस में उनको डिफाइन करना है। पप्पू यादव। समाज के गरीबों के मसीहा। नरेंद्र मोदी। फेंकू। नीतीश कुमार। कुशासन बाबू। राहुल गांधी। या रियली डिजर्विंग। तेजस्वी यादव। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।